Integrate it. Add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। ठीक है, हमने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स देख लिया था। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स अपन करने वाले थे। ठीक है, डिफ्लेक्शन में अपन ने कौन कौन से टॉपिक देखे थे? अपन ने पिछले लेक्चर में कॉन्जुगेट बीम देखा था, उससे पहले मोमेंट एरिया और डबल इंटीग्रेशन मेथड भी कर लिया था। आज हम एक मोमेंट अपना कॉन्जुगेट बीम के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने लास्ट में एक एग्जांपल करवा दिया था मैंने पिछले लेक्चर में। एक और देख लेते हैं कॉन्जुगेट बीम के ऊपर, क्योंकि कॉन्जुगेट बीम का अपन ने वेरिएशंस नहीं देखी थी। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बीम का एक एग्जांपल देखते हैं। और आज अपन स्ट्रेन एनर्जी मेथड, जो हमारा डिफ्लेक्शन के अपन ने चार मेथड देखे थे फर्स्ट लेक्चर में, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, एरिया मोमेंट, कॉन्जुगेट बीम और एक स्ट्रेन एनर्जी मेथड। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी आज अपन इसी लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं सीधे कॉन्जुगेट बीम मेथड से। अपन इससे ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम अपन ने डबल इंटीग्रेशन में किया था। ठीक है, बट मैं इसलिए कॉन्जुगेट बीम में कर रहा हूं ताकि अपनी प्रैक्टिस हो सके, कॉन्जुगेट बीम का कमांड हासिल हो सके इस मेथड। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बीम का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सीधे। देखो, कॉन्जुगेट बीम में मैंने क्या बताया था पिछली बार कि कॉन्जुगेट बीम मेथड में अपन क्या करते हैं कि किसका निकालेंगे, रियल बीम का। अगर मुझे स्लोप और डिफ्लेक्शन चाहिए तो कॉन्जुगेट बीम का मुझे क्या चाहिए होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एट ए पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, तो मान लो ये एक कैंटिलीवर है। हमने कॉन्जुगेट बीम का अपनी पॉइंट लोड पे देखा था। ठीक है, ओह सॉरी, सिंपली सपोर्टेड देखा। अब ये कैंटिलीवर में अगर पॉइंट लोड है तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। अगर मैंने ये वाला देखना है, ठीक है, तो देखो अब ये क्या दिया हुआ है, ये मान लो l/2 लेंथ है। ठीक है, और ये भी l/2। ठीक है, ये है हमारा B पॉइंट, ये है हमारा C पॉइंट और ये है हमारा A पॉइंट। ठीक, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है YC और YB, मतलब डिफ्लेक्शन एट YB। थीटा C भी कैलकुलेट करना है, थीटा B भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने पहले डबल इंटीग्रेशन में ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, हमारे आंसर ला चुके हैं इसका। बट कॉन्जुगेट बीम में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें। ठीक है, अब चलो सबसे पहले क्या करना है मेरे को बताओ। इसका क्या बनाना होगा, VMD डायग्राम बनाना होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट बीम मेथड में जो लोडिंग होती है हमारी कॉन्जुगेट बीम के ऊपर, वो क्या होती है, M/A डायग्राम ऑफ व्हाट, रियल बीम। ठीक है, तो इसका मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ कितना आएगा WL/2 और इधर आएगा 0। ये अपन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वाले चैप्टर में कर चुके हैं। ओके, तो अच्छा, अब ये पूरा प्लॉट किस में हो रहा है, नेगेटिव में होगा, यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू 0 है। ये भी किसकी है, BMD फॉर द रियल बीम। ये क्या है, BMD फॉर रियल बीम, है ना। अब मुझे क्या करना है, अब ये मेरी BMD मिल गई। अब मुझे BMD को किस पे लगाना है, कॉन्जुगेट बीम के ऊपर लोडिंग लगानी है। तो बताओ, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फिक्स्ड जॉइंट होता है, जो फिक्स सपोर्ट होता है, वो क्या बन जाता है, फ्री बन जाता है। और ये तो हो गया फ्री, और जो फ्री होता है वो क्या बन जाता है कॉन्जुगेट बीम में, ये बन जाएगा हमारा फिक्स्ड। ठीक है, बनेगा। तो ये हमारी अब ये हमारी कॉन्जुगेट बीम हो गई, ये हमारी कॉन्जुगेट बीम हो गई। अब इसकी लोडिंग बाकी है, तो इसकी लोडिंग कौन होगी, इसके ऊपर लोडिंग कैसे लगेगी, जो M/A डायग्राम है किसका, रियल बीम का। तो M डायग्राम तो मेरे पास पता है, तो M/A डायग्राम कैसे बनेगा, इसी को ही। और लोडिंग देखो, अगर बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव तो लोडिंग कहां लगेगी, अपवर्ड लगेगी, ये ऐसे। ठीक है, तो इसका M/A डायग्राम में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इस पर लोडिंग लगा दी, किसकी, कॉन्जुगेट बीम के ऊपर। ये वाली, ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, WL/2EI। बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा B, ये है हमारा C और ये है हमारा A। अब क्या करना है मेरे को बताओ, ये हमारे पास बीम आ गई। अब ये हमारे पास बीम आ गई, ये कौन सा होगा, देखो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है कि नहीं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कॉन्जुगेट बीम विद लोडिंग आ गई, विद लोडिंग आ गई। ठीक है, अगर अब मुझे को ये मेरे पास बीम आ गई, अब इसका अगर मैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, किसी भी पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट रियल बीम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ इसका क्या करना है, बस सिंपल से हमें क्या बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है इस बीम का। तो मैं यहाँ एक बार इसको मिटा देता हूँ, कॉन्जुगेट बीम को यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो इसका शियर कैसे बनेगा, क्या निकालना है मेरे को, देखो इसका, अब यहाँ से अब ये कैंटिलीवर बन गई इस तरफ से। ठीक
ठीक है, तो चाहो तो इधर से बना दो, चाहे तो इधर से बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे को रिएक्शन कैलकुलेट करना है, रिएक्शन कैलकुलेट कितना होगा मेरे को बताओ। अब ये अगर ऊपर लग रहा है तो रिएक्शन आर बी नीचे आएगा, ये आर बी डैश नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कैंटिलीवर में रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ये वाली इसकी लोडिंग, अब इसकी लोडिंग आर बी डैश की वैल्यू सीधे सीधे निकल जाएगी मेरे पास, कितनी आएगी बताओ, इसका पूरा एरिया यानी हाफ L/2 इनटू ये कितनी है WL/2EI, यानी ये हमारे पास कितना निकल गया WL²/222 ठीक है। ये हमारे पास कितना निकल गया, हमारे पास RB, ठीक है। अगर मान लो ये L/2 की जगह L1 दिया हुआ था, सिर्फ ये सिर्फ L1, कभी कभी ये ऐसा भी आ सकता है, ये L1 और ये कंप्लीट L आ सकता है कि नहीं आ सकता, जरूरी थोड़ी है ये L/2 किसी एक L1 पे लग जाए। तो ये वाला कितना बन जाएगा, अगर L1 की टर्म्स में बात करूं तो WL/ये बन जाएगा, ठीक है। साथ में देखते रहो, क्योंकि अगर वैल्यू दी हुई है तो अपन वैल्यू से निकाल लेंगे, और अगर L1 की बात करूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस केस में हाफ L1 की केस में L1 मल्टीप्लाई बाय WL1/EI, तो कितना आ गया WL1/2EI, ठीक है। अब L1 की वैल्यू अगर L/2 है तो अपने आप देखो ये आ रहा है WL²/EI, ठीक है। तो ये तो मेरे को क्या मिल गया, रिएक्शन एट B। अब बताओ अगर शियर फोर्स अगर हमें इस पर मिल गया तो मेरे को क्या क्या मिल गया, देख के बताओ सीधे सीधे। यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा तो थीटा एट C एंड थीटा एट B दोनों इक्वल आ रहे हैं, कितना है, किसके बराबर आएंगे, थीटा B और थीटा C किसके बराबर आ जाएंगे WL²/ATI ये WL1/2EI, सीधे सीधे आगे देखो आया कि नहीं आया, ठीक है। और ऐसे ही डिफ्लेक्शन भी निकाल देंगे। डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट चाहिए मेरे को, बस। अब मुझे इस पर चाहिए, यहाँ पर इधर मेरे को चाहिए क्या, इधर मेरे को चाहिए डिफ्लेक्शन चाहिए, तो मुझे मोमेंट कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है। तो यहाँ ये जीरो नहीं है, यहाँ ये M आता है सपोर्ट वाला, आता है कि नहीं आता है। तो इस पूरी बीम का मेरे को यहाँ पर मोमेंट चाहिए होगा, सिंपल, बस। तो क्या दिक्कत है, इस पूरी बीम का यहाँ पे मेरे को मोमेंट निकालना है, और क्या करना है, कोई ज्यादा हार्ड वाली चीज थोड़ी है, ठीक है। ये डाल रहा हूं मैं, इसका मोमेंट कैसा आएगा मेरे को बताओ। इस बीम का मोमेंट मेरे को पूरा, इस पूरी लोडिंग का मोमेंट मेरे को यहाँ चाहिए बी पर, तो कितना आएगा, ये पूरा लोड जितना भी लग रहा है, इसको L/2 ले लो, चलो L/2 ले लो, या L1 ले लो, L1 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंट MB डैश निकालूं, सीधे निकाल रहा हूँ मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सीधे सीधे YC ही चाहिए, तो YC चाहिए तो MC चाहिए, MB चाहिए, ये B है, सॉरी, ठीक है। तो बस मुझे इसका मोमेंट चाहिए, तो ये इसका मोमेंट कैसा आएगा, देखो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो कितना करेंगे, देखो ये आ गया, इसका लोडिंग, पहले तो लोडिंग निकाल दो, हाफ WL/2EI इनटू व्हाट L/2, ये तो आ गई लोडिंग। या सीधे सीधे अपन थीटा इनटू x बार कर सकते थे, अब ये x बार, अब ये x बार का खेल है, फिर यहाँ गड़बड़ होती है, ठीक है। मान लो ये x बार इतनी है, तो ये x बार कैसे निकलेगी, L/2 प्लस ये लेंथ, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ L/2 ऑफ 2/3 होगी, 2/3 ऑफ L/2 होगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट है, अगर यहाँ से लेते तो L/3 हो जाती सीधे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, L/2 प्लस 2/3 ऑफ L/2, बस इसको ओपन कर दो, ये हमारा मोमेंट निकल जाएगा पूरा, और यही मोमेंट क्या होगा, जो रियल बीम में डिफ्लेक्शन होगा, क्लियर। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो भी है कैलकुलेट कर लेना, क्या है इसमें, ये आ रहा था WL²/ATI, और ये आ रहा था, देखो 2 से 2 कैंसिल, L/2 प्लस L/3 5L/6, और इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 5/48 WL3/EI। ये वाला क्वेश्चन SSC में आया हुआ है, ये क्वेश्चन सेम, ठीक है। अब जरूरी नहीं है वो कॉन्जुगेट बीम से ही आंसर लाना है, ठीक है। मैं नॉर्मल डबल डिफरेंशिएशन या स्टैंडर्ड केस अगर पता हो तो सीधे सीधे दिस प्लस थीटा इनटू दिस अपने डबल इंटीग्रेशन में किया, ये का यही क्वेश्चन किया था, 5.48 निकाला, याद हो तो। और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स का, उसमें ये वाला मैंने डबल इंटीग्रेशन सिखाया था, और बहुत आसान है।
अब कभी कभी ये देखो, ये सब इतनी चीजें हैं, अगर एक भी चीज मैंने ये डिस्टेंस गलत निकाल दी, ये मैंने सेंट्रोइड गलत ले लिया, या ये मैंने कोऑर्डिनेट गलत ले लिया, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन गलत। तो कॉन्जुगेट बीम मेथड है तो आसान, बट गलतियां बहुत होती है। अगर मैंने ये रिएक्शन गलत निकाल दी, ये वैल्यू उसकी कुछ गलत निकाल दी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो अपन स्टैंडर्ड केसेस देख लेंगे ना, उसके बाद तो डिफ्लेक्शन का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम सीधे सीधे स्टैंडर्ड केसेस से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो कॉन्जुगेट बीम मेथड अपन ने देख लिया एग्जांपल। अब हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड पे जाते हैं। स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि अगर सीधे पूछ ले भाई स्ट्रेन एनर्जी मेथड से भी अपन करेंगे तो डिफ्लेक्शन ही निकालना, तो डिफ्लेक्शन ही है, ठीक है, बट स्ट्रेन एनर्जी पूछ लेता है कभी कभी कि इस बीम में स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी मेथड नहीं पता है तो हम वो भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम उसके लिए भाई देखो चीजें सब पढ़नी पड़ेगी अपन को। एसएससी, खासकर एसएससी में तो आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं बिल्कुल अपन एक्सपेक्ट ही नहीं करते और वो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब वो बात नहीं रही एसएससी में कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाओ, गुप्ता एंड गुप्ता बुक लगा के चले जाओ तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब उनको पूरा पूरा सिलेबस अच्छे से करना है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड एक डिफ्लेक्शन का ही मेथड है, इसी से अपन डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं। ओके, आ जाओ देखते हैं। मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी, याद करो, ठीक है। देखो फिर वही चीज है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में अपन को अगर बेसिक्स नहीं पता होंगे तो हम आगे नहीं चल पाएंगे, सीधी बात है। अगर आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने नहीं आते तो डिफ्लेक्शन तो भूल ही जाओ, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिर्फ डबल इंटीग्रेशन मेथड का भी देखूं तब भी मेरे को मोमेंट की इक्वेशन तो लानी होती है, ठीक है। तो आपको अब जैसे स्ट्रेन एनर्जी मेथड की बात आ गई तो स्ट्रेन एनर्जी पता होना चाहिए कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। स्ट्रेन एनर्जी मैंने क्या बताई थी कि अगर एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूं मैं किसी बॉडी को डिफॉर्म करने में, तो जो एनर्जी स्टोर होती है उस बॉडी में विद इन इलास्टिक लिमिट, वो क्या कहलाएगी? स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो सिंपल अगर जो हमारा प्रिंसिपल होता था वो क्या होता था कि जो एक्सटर्नल वर्क डन करते थे वो इंटरनल मेमोरी ऑफ इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी में स्टोर हो जाती है, ठीक है। इंटरनल फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। मैं ये यूआई इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन इंटरनल बॉडी है और ये वर्क डन एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ये अपन करते थे, ठीक है। तो अब मैं पहले एक्सियल पे आता हूं फिर ड्यू टू बेंडिंग पे आऊंगा, ठीक है। अगर मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बीम है। अगर मैं एक्सियल फोर्स लगा रहा हूं P, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक्सियल फोर्स लगा रहा हूं P तो ये क्या होगी? बॉडी आगे इलोंगेट हो जाएगी, ये आगे इलोंगेट हो गई। ये कितना है? डिफॉर्मेशन डेल्टा आ गया आगे, ये लेंथ थी L, अब हो गई L प्लस डेल्टा, ठीक है। इसको डेल्टा L ले लो, चलो, ठीक। तो अब क्या हुआ मेरे को बताओ, मैंने क्या किया? मैंने एक फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया। टेंसाइल फोर्स लगाया किस पर? एक बॉडी पे लगाया, ठीक है। तो कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा। कैसे स्ट्रेस जनरेट होते हैं? पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर अभी ये तो मैं लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व बता रहा हूँ, ये लोड है P वर्सेस डिफॉर्मेशन। जैसे 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 मैं लोड बढ़ाऊंगा डिफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। पहले जब तक इनिशियल थोड़ा स्ट्रेट लेती है फिर आगे कर्व लेता है, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है। तो ये मान लो डेल्टा और ये मान लो P, ठीक है। अब आगे इलास्टिक लिमिट आ गई, उसके आगे अपने को काम का भी नहीं है। तो जितना एरिया होता है, याद करो, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन। अब ये तो चलो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर जो एरिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम हमें क्या देती थी? मॉड्यूलस ऑफ रेसिलेंस। और जो स्ट्रेन एनर्जी होती थी वो कितना होता था? एरिया हमारा इसके अंदर, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। एरिया हम इसका अपन कर्व का बीच का एरिया निकाल लेंगे, हाफ P into डेल्टा, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। और इसको एरिया को हम किससे डिनोट करते थे? मॉड्यूलस ऑफ रेसिलेंस, ठीक है। तो ये मैं बस थोड़ा सा रिवाइज के लिए बता रहा था कि एक्सीएल के लिए हम ऐसे निकालते थे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता था? फॉर्मूला हमारा ये बनता था कि जो हमारी एनर्जी थी या हमारा वर्क डन था वो हमारा हाफ P into डेल्टा बनता था, ठीक है। और अगर मैं जनरल वे में बोलूं तो 0 से L P dx, ठीक है।
0 से L बोल दो या 0 से डेल्टा बोल दो, कुछ भी बोल दो, डेल्टा तक अपन ने स्ट्रेन एनर्जी डिनोट कर, ठीक है। तो अब इसको देखो, अब मैं यहाँ डेल्टा अपन ने देखा था कि P L अपॉन A होता था एक्सियल लोड के लिए, याद करो फर्स्ट सेकंड क्लास, ठीक है। P L अपॉन A, तो मैं इसमें डाल सकता हूँ, तो हमारा इंटरनल एनर्जी क्या बन गई, सॉरी स्ट्रेन एनर्जी क्या बन गई, हाफ P इंटू पी एल इंटू ए, ये आ गया P स्क्वायर L अपॉन 2AE। ये क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स, ठीक है। P स्क्वायर L अपॉन 2AE, और AE क्या होगा बताओ, एक्सियल रिजिडिटी। AE को मैं क्या नाम देता हूं, एक्सियल रिजिडिटी, या A तो हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर। तो अब अपन ने ये क्या देखा, ड्यू टू एक्सियल। अब हमारा तो काम बेंडिंग के है, क्यों, क्योंकि बीम्स पढ़ रहे हैं। बीम्स में हम हमारा जो मीडिया बीम्स होता है वो फ्लेक्सर मेंबर होता है, तो फ्लेक्सर को हम किसके पर्पस से डिजाइन करते हैं, बेंडिंग मोमेंट के पर्पस से डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें जो हमारा डिजाइनिंग का पार्ट है, या मतलब कह सकते हैं हमारा जो बेसिक जो जिस पर्पस से हम कोई भी स्ट्रक्चर है, तो एक पर्पसली डिजाइन करते हैं ना कि बीम फ्लेक्सर मेंबर की तरह डिजाइन करें, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। कॉलम होता है तो कॉलम में अपन एक्सियल मोमेंट, एक्सियल फोर्स की तरह डिजाइन करते हैं, एक्सियल फोर्स को अपन कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो हमारा तो हम बीम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये तो क्या है, एक्सियल ड्यू टू एक्सियल फोर्स था हमारा स्ट्रेन एनर्जी। अब हम किसके लिए पढ़ने वाले हैं, ड्यू टू बेंडिंग। अच्छा, इसको मैं जनरल ले लूं, अभी ये तो सब कांस्टेंट है, L कांस्टेंट, A कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। अगर मैं इसको जनरल लेता हूं तो P स्क्वायर dx अपॉन 2AXE, ये 0 से L, ये इंटीग्रेट कर देना, तो ये हमारा स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें अपने को ज्यादा नहीं जाना, ये फॉर्मूला कैसा है, ये जैसा है इसके बाद ही ये डिराइव होता है, ठीक है। अब मैं सीधे किस पे आने वाला हूं, ड्यू टू बेंडिंग पे, तो हमारे काम की चीज ड्यू टू बेंडिंग है, ओके। आ जाओ, स्ट्रेन एनर्जी मेथड पढ़ने के लिए हमें ये सब चीजें करनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकता है। अब जरूरी है पर डिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। एग्जाम में ये थोड़ी लिखा हुआ है कि भैया इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं ड्यू टू, अगर अभी मैंने क्या देखा था, पहले ड्यू टू मोमेंट बता रहा हूं, हाफ P इंटू डेल्टा देखा था ना, हाफ P इंटू डेल्टा वो हो जाएगा हाफ M इंटू थीटा। M क्या है, बेंडिंग मोमेंट, और थीटा क्या होगा, रोटेशन। ये वाला फॉर्मूला काम आएगा अपने ड्यू टू मोमेंट, क्यों, क्योंकि एक्सियल में तो देखा था अपन ने हाफ P इंटू डेल्टा देखा था, एनर्जी देखी थी ना। मोमेंट के कारण क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू हाफ M इंटू थीटा, सेम चीज है। यहाँ पर M डाल दो तो थीटा डाल दो, मोमेंट जैसे मैं बीम में मोमेंट बढ़ाता जाऊंगा रोटेशन बढ़ता जाएगा, तो बस हाफ M इंटू थीटा आएगा, ओके। तो अगर हाफ इंटू M इंटू थीटा ये हमारी है, और अभी हम थोड़ी देर पहले अपन पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले अपन ने डबल इंटीग्रेशन में देखा था, थोड़ी देर पहले नहीं, पिछले लेक्चर्स में, ठीक है, कि जो EI d2y/dx स्क्वायर था, EI d2y/dx स्क्वायर था, वो क्या होता था, माइनस का m होता था कि नहीं होता था। अगर मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करता था तो ये आता था EI थीटा, या इसको कह सकता हूं मैं EI dy/dx। एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो d2y/dx हो गया ना, EI dy/dx बोलो, चाहे EI थीटा बोलो, तो कितना होता था मेरे को बताओ, इसका इंटीग्रेशन होता था क्या, बस उसको डिवाइड कर दो तो मेरे पास थीटा आ जाएगा, या इसको मैं d थीटा भी लिख सकता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, मेरे को थीटा चाहिए, तो थीटा मैं ऐसे निकाल सकता हूँ m/EI, ठीक है। डायरेक्ट या तो आप इसको इसमें पुट करो, या यहाँ से d थीटा निकाल के पुट कर लो, कैसे भी कर सकते हैं, अपने को बस d थीटा में यूज करना है, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी का अपने को फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूं तो u हमारे पास सीधे सीधे कितना निकल जाएगा, m स्क्वायर dx अपॉन 2EI 0 से L, ठीक है। हमारे ये सब काम कुछ काम करने, हमारे काम की ये चीज है। देखो फॉर्मूला सब सेम है, अगर एक्सियल था तो यहाँ था P स्क्वायर, अगर एक्सियल था तो यहाँ थी एक्सियल रिजिडिटी, ये कौन सी होगी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ये EI कौन सी होती है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। अब ऐसे ही टॉर्शन और शियर आ जाए तो टॉर्शन हो जाएगा T स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ
ए जी, टॉर्शनल रिजिडिटी। और ऐसे ही शियर में आ जाएगा हमारा वी स्क्वायर, ऊपर शियर आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी बताता हूं जस्ट। ओके, तो ड्यू टू बेंडिंग हमारा क्या फॉर्मूला बना, देखो u इक्वल्स टू m स्क्वायर dx अपॉन 2en। और सिमिलरली टॉर्शन हो, टॉर्शन की केस में क्या बनेगा, देखो टॉर्शन की केस में u ड्यू टू टॉर्शन तो कितनी बन जाएगी, t स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे m था, अब इंटीग्रेशन तो 0 से m रहेगा। अब नीचे टॉर्शनल रिजिडिटी कितनी होगी, 2gj होगी। वो a g तो हमारी कौन सी थी, शेयर के लिए थी। ठीक है, ये तो टॉर्शनल रिजिडिटी ये वाली होगी, gj टॉर्शनल रिजिडिटी। ठीक है, और ड्यू टू शियर की बात करूं, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर, तो u s से डिनोट कर लो, किससे भी डिनोट कर दो, और तो मैं v लेता हूं शियर 2ag। ठीक है, 0 से n वापस सेम। तो ये क्या हो जाएगी, ये कौन सी है, gj और ag। ये g क्या है, g क्या था, याद करो, इलास्टिक कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था ना। तो ये आ गया शियर रिजिडिटी। क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि शियर रिजिडिटी क्या होता है, AG, GJ, EI या AE। तो क्या हो जाएगा, AE, AG। ठीक है, तो ये अभी तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया है। अभी तक अपन स्ट्रेन एनर्जी मेथड पे भी नहीं आए हैं। ओके, अब आने वाले अपन स्ट्रेन एनर्जी मेथड पे, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी का अपन ने फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर भाई साहब अगर हमने स्ट्रेन एनर्जी ही नहीं निकाल पाएंगे तो डिफ्लेक्शन कहां से निकालने वाले, स्ट्रेन एनर्जी पहले निकालना पड़ेगा ना। स्ट्रेन एनर्जी पहले निकालनी पड़ेगी। स्ट्रेन एनर्जी अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी ये वाले फॉर्मूले से। अब स्ट्रेन एनर्जी मेथड पे आ जाते हैं, सीधे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, एक कैंटिलीवर ले लो, चलो एक कैंटिलीवर ले लिया, यहाँ लोड लगा दिया P, मुझे चाहिए यहाँ पर डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, डेल्टा चाहिए। तो बताओ अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी निकालता हूँ तो हाफ कितना होगा। अब मैं बताओ p स्क्वायर वाला लगाऊं या m स्क्वायर वाला लगाऊं, कौन सा लगाऊं फॉर्मूला, m स्क्वायर वाला लगाऊंगा बेटा, क्योंकि ये क्या है, बेंडिंग, ये एक्सियल नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में लगता तो एक्सियल होता। ये बेंड कर रही है बीम, देखो ये बेंड कर रही है, तो हम ये वाला लगाएंगे 0 to n। अब x में यहां से ले लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे n निकाल सकता हूं, माइनस px, देखो मोमेंट कितना आएगा, इसका स्क्वायर कर दो, dx अपॉन 2e। e और i कांस्टेंट है, देखो e i वेरिएबल नहीं है। 0 to l इसको इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेशन तो अपन को बचपन से पता ही है। ठीक है, x का x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब बाई 3, ये बन जाएगा 6, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p स्क्वायर l आ जाएगा ना, x की जगह पर l पुट कर देंगे, l क्यूब अपॉन 6e। ये क्या आ जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस बीम, तो आंसर p स्क्वायर l क्यूब अपॉन 6 क्यूब। अब p 6e है, p की वैल्यू कुछ भी हो, l कुछ भी हो, डाल देना और आंसर आ गया। ठीक है, अगर पूछे डिफ्लेक्शन, तो अब डिफ्लेक्शन को क्या करना है, सीधे सीधे हाफ p into डेल्टा के इक्वल करना है और कुछ नहीं करना। तो इसको कर दो, यहाँ से p से p कैंसिल, डेल्टा आ गया हमारे पास सीधे सीधे। याद करो pl क्यूब अपॉन 3ei कैंटिलीवर के केस में है ना, तो आ गया। देखो कितना सिंपल, ना कुछ फॉर्मूला लगाया, ना कुछ अपन ने इंटीग्रेट किया, ना कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, और अभी आ गया। कोई से भी मेथड पे आपने को जो आपको अच्छा लग रहा है वो मेथड कीजिए, आप उसके ऊपर कमांड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड ये आ गई, और ये आ गया हमारे पास डिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। अगर मान लो इसी केस में, चलो इसी केस में एक मोमेंट वाला भी देख लेते हैं। अगर यहाँ ऐसे लगाओ और ये मोमेंट दे रहा हो, सिंपल। ठीक है, ये वाला ये अपन ने क्वेश्चन नहीं किया है, सिर्फ एक कपल लग रहा है और इसका डिफ्लेक्शन चाहिए मेरे को यहाँ पर। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलो आ जाओ। ठीक है, देखो डिफ्लेक्शन से चैप्टर बहुत आसान है, पर कब आसान है, जब आप
अच्छे से पढ़ो। कोई भी चीज ऐसा नहीं है हवा में अपन ने देख ली तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, अब वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, यहाँ मोमेंट लग रहा है m, ठीक है, ये एक सिंपल बीम है कैंटिलीवर और ये फिक्स्ड है, ये फ्री है। मुझे चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए, इधर थीटा भी चाहिए, इधर थीटा चाहिए, क्योंकि अब m लग रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, p लग रहा था अपने डिफ्लेक्शन निकाला था, m निकाल देना, फिर थीटा निकाल देना, थीटा से अपन फिर वापस दूसरा मेथड लगा के डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बताओ अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे, m स्क्वायर dx अपॉन 2ei। अब बताओ एक इस सेक्शन पे कितना लग रहा है मोमेंट, देख के बताओ, जीरो है क्या, नहीं, ये मोमेंट m पर्टिकुलर पूरी बीम में लगेगा m, और ये ऐसे लग रहा है तो इस साइड ऐसे लगेगा तो ऐसे लगेगा, क्या आएगा ये बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, देख के बताओ, हॉकिंग नेगेटिव, यानी ये कितना बड़ा माइनस का m स्क्वायर 0 से l dx अपॉन 2ei बना कि नहीं बना, और x अपन यहां से ले रहे हैं, x अपन यहां से ले रहे हैं, तो बताओ, अरे ये माइनस m का होल स्क्वायर कर दोगे तो वापस m निकल जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा m स्क्वायर l अपॉन 2ei आया। अब मैं इसको किसके बराबर करूंगा, हाफ m इनटू थीटा के, तो थीटा आ गया ml अपॉन ei, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो कितना आसान था इधर अपने को रोटेशन निकालना, जब हमारा m लगेगा तो हाँ, अब इधर मैं हाफ p डेल्टा नहीं लगा सकता था, p तो लग ही नहीं रहा है ना। चलो अब इसके बाद देखो अपन ने ना स्ट्रेन एनर्जी मेथड देख लिया, अब स्ट्रेन एनर्जी मेथड को यूज करके एक और मेथड होता है यूनिट लोड मेथड, ठीक है, वो भी कभी कभी, अभी यार पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़े ना, क्यों कुछ भी छोड़े, छोटा सा पार्ट भी अपन क्यों छोड़े, ठीक है। तो अब एक यूनिट लोड मेथड और देखते हैं अपन डिफ्लेक्शन का, फिर अपना डिफ्लेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, अपन ने सब कुछ सारे केसेस सारे मेथड सब देख लिए, ठीक है। देखो घबराने की बात नहीं, अपने पास खूब टाइम है, अपने पास एफिशिएंट टाइम है, एसएससी भी अभी पता नहीं है कि वो सितंबर में होगा या नहीं होगा, पोस्टपोन भी हो सकता है, ठीक है, बट हमें तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हमारा एनवायरनमेंट भी चल रही है, एनवायरनमेंट राजस्थान जेईई के लिए नहीं है, बट आपको एसएससी में जरूर काम आएगी, तो आपको पढ़ना ही है एनवायरनमेंट भी, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स अब भी स्टार्ट हो गई है, तो सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के देख, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, सॉइल मैकेनिक्स का बहुत वेटेज रहता है, ठीक है, और सॉन्ग का तो वेटेज आपको पता ही है, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे मतलब अभी तो चलो अपनी ऑनलाइन चल रही है, तो आगे भी अपन ऑफलाइन का भी करेंगे, बट कब, जब गवर्नमेंट कोई गाइडलाइंस फॉलो करेगी, ठीक है, जब गवर्नमेंट कुछ आदेश देगी तभी तो हम फॉलो करेंगे, ऐसे काम तो करेंगे नहीं अपन, ठीक है। जब तक आप ऑनलाइन पढ़ो, जब जैसे ही अपना काम हो जाएगा ऑफलाइन का, अपन ऑफलाइन में आ जाएंगे, क्योंकि काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर ऑफलाइन नहीं है क्या, तो ऑफलाइन है ही नहीं भैया, गवर्नमेंट ने नहीं कर रखा तो हम भी क्यों पढ़ाएं ऑफलाइन, ठीक है। अभी आप ऑनलाइन पढ़िए, जब तक ऑनलाइन चल रहा है चल लेती है, मेरे हिसाब से अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी ऑफलाइन जैसे है, क्योंकि अब केसेस और रिकवरी सही है, इतने वो नहीं है, बुरी हालत नहीं है, ठीक है। चलो अब सीधे बात पढ़ाई बात, अपन क्या बोल रहे थे कि यूनिट लोड मेथड, यूनिट लोड मेथड, ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है यूनिट लोड मेथड, तो यूनिट लोड मेथड में मैं क्या करूंगा, एक यूनिट लोड लगाऊंगा और क्या करूंगा, है ना। देखो अब मान लो कोई एक बीम है, कोई एक बीम, ये कौन सी बीम है भैया, आप तो इसको पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, है ना, ये कौन सी बीम है, और ये कोई सा भी लोड लग रहा है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये कोई भी अब एक्सटर्नल लोड लग रहा है मान लो, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल लोड लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को इस पॉइंट पर एक मेरे को डिफ्लेक्शन चाहिए, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, यहाँ ए पॉइंट पर मुझे चाहिए डिफ्लेक्शन, ठीक है, ए पॉइंट पे मुझे निकालना है डिफ्लेक्शन, तो मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट पे निकाल लगा देता हूं एक यूनिट लोड 1 किलोमीटर, देखो यूनिट लोड मतलब 1 किलोमीटर लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। तो इस अब एक्सटर्नल लोड को भूल जाओ एक बार के लिए, तो सिर्फ मान लो ये मेरी बीम है, उस पर 1 किलोमीटर लग रहा है, ठीक है। मान लो अगर आप ऐसी बीम हो गई सिंपल यूं हो गया, ये 1 लग रहा है और ये इधर रोलर और इधर इंच, ठीक है। अब इस लोड के कारण किसी जनरल एक्स पर,
इस लोड के कारण किसी जनरल x पर जो मेरा इसको इधर इस एलिमेंट को dx मान लो, ठीक है, तो जो मेरा इस x पर, यहां से मैंने एक x लिया, तो जो मेरा इस लोड के कारण एक जनरल x पर मूवमेंट आएगा उसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल m से, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर मैंने 1 किलो न्यूटन लगाया तो पूरी बीम में किसी एक जनरल x पर, किसी एक सेक्शन पर मेरा मूवमेंट जो आएगा उसको मैं लिखूंगा m, किसके कारण, 1 किलो न्यूटन के कारण। और इसी सेक्शन पे एक्सटर्नल लोड के कारण जो मूवमेंट आएगा उसको मैं लिखता हूं कैपिटल M। ये क्या है, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। चीजें समझ आ रही है? देखो बहुत अच्छी चीज है, पहले चीजें पता होनी चाहिए ना, अपन तभी से अपन मेथड में आएंगे। मैंने क्या बोला कि मैंने एक लोड लगा रखा है, यूटीएल है या कोई सा भी लोड अपने को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे ए पर क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए। ए पे डिफ्लेक्शन चाहिए तो मैंने ए पे 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब ए पे 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो इसके कारण 1 किलो न्यूटन के कारण पूरी बीम में किसी भी एक जनरल पॉइंट पर, किसी भी जनरल एक एक्स सेक्शन पर मैंने क्या लिख लिया, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होगी 1 की आएगा ना, ये कुछ रिएक्शंस आएंगे, ये 1 इनटू दिस समथिंग, ठीक है। तो स्मॉल m निकाल दिया और मैंने कैपिटल M लिखा कि उसी सेक्शन पे, किसी जनरल सेक्शन पे ड्यू टू एक्सटर्नल लोड कितना मोमेंट होगा वो मैंने लिख दिया कैपिटल M। क्लियर, आई बात समझ, ठीक है। तो अब मान लो, अब इस 1 किलो न्यूटन के कारण कोई अगर डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा, ये अगर कोई डिफ्लेक्शन आएगा डेल्टा आएगा कि नहीं आएगा, ये वर्चुअल है, ये चीज वर्चुअल है, अपन अभी नाम आएंगे वर्चुअल वर्क, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं ये चीज वर्चुअल है। अपन एक 1 किलो न्यूटन एक वर्चुअल लोड लगाया, ठीक है। तो अब एक प्रिंसिपल होता है वर्चुअल लोड में, वर्चुअल लोड, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल लोड, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वो वाला पल है ना, एलई वर्क, प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, वर्चुअल वर्क। ये कहता है, ये अपन टॉस में बहुत यूज करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, जब इनडिटरमिनेट बीम्स आ जाएगी ना हमारी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये कहता है हमारा, क्या कहता है कि एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क हमारा जो क्या होगा, इंटरनल के बराबर होगा। एक्सटर्नल वर्क डन बाय वर्चुअल लोड इक्वल टू इंटरनल वर्क डन बाय द बॉडी, इंटरनल वर्क डन, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल कितना वर्क डन कैसे निकालता है, लोड इनटू डिस्टेंस, तो बताओ 1 इनटू डेल्टा आ जाएगा, एक्सटर्नल 1 इनटू डेल्टा आ जाएगा। और अभी देखा था अपन ने स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते थे, इंटीग्रेशन m ऑफ व्हाट, d थीटा 0 से थीटा तक, वही मान लो अभी थीटा d थीटा लेके आने वाला हूं मैं, d थीटा कहां से आएगा, यहां से आएगा m अपॉन ei से, ठीक है। जस्ट अभी अपन ने जब प्रूव किया तो ये m, ये बनेगा m अपॉन ei, ये बनेगा dx, ये बनेगा 0 से l, आया कि नहीं आया। तो यूनिट लोड मेथड मेरा प्रूफ हुआ, यूनिट लोड मेथड से हमारा आया, यूनिट लोड मेथड से हमारा क्या आया चीज, कि जो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो 1 इनटू डेल्टा, तो ये 1 आया काम की चीज, तो सीधे डेल्टा ही है कि और क्या है, m अपॉन ei इनटू dx 0 से, अरे ये 2 आएगा, नहीं ये 2 का आएगा, उसमें आता है 2 हाफ में ना, इसमें नहीं आएगा। तो ये आगे मेरे पास सीधे सीधे डिफ्लेक्शन, बस यही है यूनिट लोड मेथड कि जिस पॉइंट पे मेरे को डिफ्लेक्शन चाहिए वहां पे मैंने 1 किलो न्यूटन लगा दिया, तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आ जाएगा कितना, m अब मेरे को m भी पता है, m भी पता है, अभी जस्ट एग्जांपल करने वाले हैं अपन, स्मॉल m और m कैपिटल M निकाल देंगे और हमारे को इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, सीधे सीधे छोटा सा, और क्या भाई, सारे मेथड करें तो सब पर एक एग्जांपल तो बनता है, तो इस पर भी बनेगा, ठीक है। अब ये वाला खास कर ये यूनिट लोड मेथड अपन स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बहुत यूज करेंगे, हमारे वो भी सिलेबस में है, भूल मत जाना, दोनों में, एसएससी में भी है और राजस्थान जेईई के लिए भी है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस अलग से दिया हुआ है पूरा। तो यूनिट लोड मेथड अपन टॉस में और अच्छे से पढ़ेंगे, जितना इसमें काम आ रहा है अपन उतना ही कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, अब मान लो
मान लिया ये आया 3 किलोमीटर। एक क्वेश्चन है और क्या है, अब मुझे चाहिए सी पॉइंट पर मेरे को चाहिए सी नहीं, हाँ सही है, इसको बी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, अपने एग्जांपल में ये बी है और क्या क्वेश्चन में यहाँ बी है यहाँ सी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपने को क्या क्या चाहिए, देखो थीटा बी और डेल्टा बी। तो मैं यूनिट लोड मेथड लगाने से पहले ही मुझे तो आंसर पता है, एक बार 3 इंटू, इसकी वैल्यूज भी देख लो, इसकी 5 मीटर 5 मीटर। तो क्या करता मैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड अगर लगाता तो 3 को तो यहाँ ले आता और 3 इंटू 5 का मोमेंट भी यहाँ दे देता, तो 3 और 15। ये क्वेश्चन कर चुके अपन एज इट इज, सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज और आ गई। पहले आपने को ये अपन ने सेम क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, बस देखो इसलिए अपन बिल्कुल सेम एग्जांपल इसलिए देते ताकि कंपैरिजन हो सके, कौन सा आसान है कौन सा हार्ड है। ठीक है, मैं जानबूझ के या मैं कोई ऐसे फर्जी में हवा में नहीं ले रहा कि ये क्वेश्चन ले रहा है, मैं इसीलिए ये क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आप पहले वाले क्वेश्चन से कंपेयर कर सको और देख सको कि कौन सा मेथड अच्छा है या कौन सा मेथड मुझे समझ में आ रहा है, कौन सा मेथड मेरे लिए सही है। ठीक है, आ जाओ, अब मुझे क्या करना है, मेरे को सीधे सीधे यूनिट लोड लगाना है, कहां पे, बी पे, और क्या करना है, बी पे लगाया मैंने यूनिट लोड 1 किलोन्यूटन लगा दिया, तो यहां पर भी बनाएगा ना ये रिएक्शन। अब ये वो उसको भूल जाए एक्सटर्नल को, ये 5 ये 5, ठीक, तो इसकी वजह से एक 5 जब यूं है तो इसका आएगा 5 किलोन्यूटन मीटर, मोमेंट भी यहां से भी जनरेट होगा। क्लियर, ये अब हमारी वर्चुअल वाली है चीज। तो अब देखो, अब स्मॉल m देखो कितना आएगा, स्मॉल m कितना आ रहा है देख के बताओ। स्मॉल m क्या बोला था मैंने, किसी एक जनरल x पर क्या चाहिए मेरे को, मोमेंट चाहिए, स्मॉल m है ना, स्मॉल m। तो किसी एक जनरल x, अगर मैं x यहां से लेता हूं, अगर मैं x यहां से लेता हूं तो कितना आ जाएगा, माइनस, इधर से देखो, इधर से माइनस ऑफ 5 माइनस x, चेक करो सही है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा। अच्छा ये x कितना है, कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 5 तक, इससे आगे अपने काम का ही नहीं हो गया, अपने को यहां तक ही चाहिए। ठीक, अगर इससे आगे काम करना होता तो अपन स्मॉल m अलग लिखते और दो बार इंटीग्रेट करते, 0 से दिस और प्लस 5 से दिस, वो आगे अपन स्ट्रक्चर एनालिसिस में करेंगे। तो स्मॉल m आ गया, इसको ओपन कर दो, x 5 आया, और कैपिटल M तो हमें पता ही है, कैपिटल M कैसे निकालेंगे, इस बीम का कैपिटल M ऐसे निकालेंगे, कहां से, देखो इधर से ले रहा हूं मैं, अब क्यों, मतलब चाहे इधर से ले लो इधर से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई जनरल x पे अगर मैं ये लूंगा, अगर x यहां से लूंगा तो 10 माइनस x आएगा, ये अपन क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ठीक, ये भी माइनस में आ रहा है, माइनस 3 इंटू आएगा, 3 इंटू 10 माइनस x, तो ये कितना आया, माइनस 30 प्लस 3x, ये आ गया कैपिटल, आ गया। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी बताओ, ओ स्ट्रेन एनर्जी कहां से आ गई यहाँ पर, अभी स्ट्रेन एनर्जी पढ़ते पढ़ते स्ट्रेन एनर्जी है, तो सीधे सीधे डिफ्लेक्शन कितना आएगा बताओ, 1 इंटू डेल्टा, यूनिट लोड से कर रहा हूं, बाय यूनिट लोड मेथड लिखा हुआ है, चलो 0 से 5 m कितना है, चलो पहले लिख लेते हैं, m dx अपॉन ei, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 0 से 5, m की वैल्यू डाल दो x 5। अब ये अपन इंजीनियर्स है, अपने को इंटीग्रेशन आना चाहिए, और अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं आता तो आप यूनिट लोड मेथड भूल जाओ, दूसरा मेथड है हमारे पास। ठीक, तो यहां से ये कैलकुलेट कर दो, ये आंसर हमारे को सीधा मिल जाएगा 312.5 अपॉन ei। अब ei गिवन होता है, ये वैल्यू डाल देना, नहीं तो यही आंसर है। क्लियर, तो देखो यूनिट लोड मेथड कंप्लीट, कंजुगेट बीम कंप्लीट, मोमेंट एरिया कंप्लीट, ठीक, पूरा डिफ्लेक्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे अपन ने शियर फोर्स और मटेरियल प्रॉपर्टीज, सिंपल स्ट्रेस सबके क्वेश्चन किए था, बस वैसे ही सारे एमसीक्यू करेंगे। देखो अपन कितना अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, पहले अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी करनी है, देखो अच्छे से एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से इतना अपन लेके चल रहे हैं, तो अपना तो सिलेक्शन पक्का है। फिर मैंने तुम्हें जैसे राजस्थान जेई वाले पे बताया था कि सारा खेल माइंडसेट का है, पूरा खेल माइंडसेट का है। ठीक है, हमारा माइंडसेट अभी तुम भले कितना ही लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कितनी भी पढ़ाई हुई नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता,
सोच लो मेरे को सिलेक्शन चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, नहीं तो दूसरे लोग बैठे हैं वो जॉब ले जाएंगे आपकी। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके स्टैंडर्ड केसेस भी बताऊंगा मैं और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.